आदर्श सिंह हैं चित्रकूट से। कह रहे हैं प्रकृति मनुष्य के साथ भेदभाव क्यों करती है। किसी को बलवान पैदा करती है, किसी को कमज़ोर, किसी का दिमाग जन्म से तेज़ होता है, किसी का मंद होता है। प्रकृति को तुम्हारी चेतना से कोई मतलब नहीं है। वो शरीर भर पैदा कर देती है और शरीर भी वो भांति भांति के पैदा करती है जो प्रयोग कर रही हो। जब तुम देखते हो कि एक पेड़ ऊंचा निकल गया और एक पेड़ टेढ़ा होकर के छोटा सा रह गया तो तुम कहते हो प्रकृति ने भेदभाव किया। तब तुम कह देती हो विविधता है, क्या डाइवर्सिटी है, कह देते हो ना। एक छोटा फूल एक बड़ा फूल है, तुम कहते हो अन्याय हुआ है, तब क्या बोलते हो बायोडाइवर्सिटी। इंसान एक छोटू रह गया बिल्कुल एकदम इतना सा और एक बड़ा हो जाए तो तुम कहते हो अन्याय, नाइंसाफी, बायोडाइवर्सिटी है। और क्या है, क्या है, बायोडाइवर्सिटी है और कुछ नहीं। अफ्रीकन हाथी होता है, उसे कान देखो, और अपना जो देसी है वो छोटू रह गया। कहने को हाथी है और उसके कान अफ्रीका वाले के आधे नहीं होते। अफ्रीका वाले के दांत देखें, टस्कर कहलाने का हकदार सिर्फ वही है, और देसी के तब तो कहते हो नहीं नहीं ये देखो ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग स्पीशी हैं, जो भी बोल लो। वैसे ही है भाई, जस्टिस वगैरह चेतना के शब्दकोश की बातें हैं। न्याय कहां पाया जाता है? चेतना के शब्दकोश में। प्रकृति में न्याय अन्याय कुछ नहीं होता। हिरण को शेर खा गया, बताओ क्या न्याय है? छोटी मछली को बड़ी मछली खा, न्याय कहां है? न्याय कहां है? प्रकृति में न्याय नहीं होता। प्रकृति में बस एक व्यवस्था है, एक विधि है। वहां न्याय तलाशना मूर्खता है। न्याय की बात इंसान की चेतना करती है। जितनी ऊंची चेतना होगी उतना न्याय की बात करेगी। और न्याय का फिर अर्थ होता है जो चीज जहां होनी चाहिए उसको वहां रखना, निचली चीज को नीचे रखना और ऊंची चीज को ऊंचे रखना। जहां से शब्द आया है ना न्याय, वहीं से शब्द आया है संन्यास भी। न्य रखना, सही। जो चीज छोड़ देने लायक है उसको छोड़ दो, जो चीज उठा के ऊपर रख देने लायक है उसको उठा करके ऊपर रख दो। संस्कृत की मूल धातु है वहां से। तो इंसान की वर्णमाला में, शब्दकोश में न्याय आता है। प्रकृति में न्याय कुछ नहीं, कोई न्याय नहीं। नदी बह रही थी, बड़ा पत्थर था, वो नहीं बहा, छोटा पत्थर बह गया, न्याय क्या है? न्याय क्या? मैं बैठा हूं, है देवा बैठे, हमने कुछ नहीं किया, हमें कोई आकर के वायरस लगा गया, न्याय क्या होता है? कुछ नहीं। बात ही बेकार है न्याय की। हमारे दो ही हाथ क्यों है, 6 हाथ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ऐसा ही है बस। बुद्ध से पूछोगे तथाता, बुद्ध क्या बोलेंगे? तथाता। दैट्स द वे इट इज। ऐसा ही है। दैट्स द वे इट इज। इसमें ज्यादा बहस मत करो। दैट्स द वे इट इज। प्रकृति में यही चलता, वहां न्याय नहीं चलता। शेर कूदा, हिरण पे खा गया, बुद्ध ने क्या बोला? ऐसा ही है, बस ऐसा ही है। यहां ऐसा ही है। न्याय शब्द अगर तुम्हारे लिए प्रासंगिक हो रहा है, अगर तुम्हारे भीतर अब आग सी उठती है, बुरा लगता है कि इतना कुछ गलत क्यों हो रहा है, तो बहुत अच्छा हो रहा है। नकार उठ रहा है ना तुम्हारे भीतर, तुम नकारना चाहते हो कुछ चीज़ों को, बहुत अच्छी बात है। नकारो, आगे बढ़ो, ऊपर बढ़ो। जो नकारेगा नहीं वो फंसा रहेगा। फंसे हुए पंछी को, पिंजड़े को और जाल को नकारना ही पड़ेगा। नकार माने काट, नकार माने आग। नकारेगा नहीं, उसके साथ ऐसे ही कुछ भी हो जाएगा। बस जैसे प्रकृति में किसी के साथ कुछ भी हो जाता है। अभी बारिश हो गई, ये न्याय बताओ, न्याय बताओ, बारिश क्यों हो गई? पता नहीं, किसी की शादी थी, वहां बंटी और बबली चिपकने को तैयार पड़े थे, बारिश कर दी। ये तो नाइंसाफी नहीं है? गीला होने से पहले गीला कर दिया।
न्याय कहां है प्रकृति में? न्याय कहां है? बताओ, बारिश क्यों हुई? Why did the chicken cross the road? न्याय बताओ, न्याय बताओ ना। चुचुआ सड़क पार काहे दौड़ा? जो समझ जाएंगे कि ऐसे ही है यहाँ सब कुछ, वो फिर जो कुछ चल रहा होता है ना, उससे तादात्म्य माने आइडेंटिफिकेशन नहीं रखते। वो कहते हैं जो कुछ चल रहा है ये ऐसे ही है और हम ऐसे ही नहीं जीना चाहते, हमें बेहतर होना है, हमें उठना है, हमें वो खेल नहीं खेलना जिसमें शेर हिरण को खाता है और फिर बुढ़ा होकर के भूखा मर जाता है। शेर की मौत जानते हो, बहुत दर्दनाक होती है। बूढ़े शेर की मौत, वो बिना खाए मरता है, स्टारवेशन से मरता है, क्योंकि बूढ़ा हो गया, खाना तो पाएगा नहीं, तो एक बार में नहीं मरता, महीनों में मरता है, एकदम हाड़ हो जाता है, फिर मरता है। तुम्हारे भीतर एक नकार, एक आग उठनी चाहिए कि प्रकृति अगर ऐसा जीवन मुझे देना चाहती है तो मैं ऐसे जीऊंगा नहीं। मुझे ये शेर हिरण और फिर बुढ़ा होके कमजोरी से मर जाने वाला जीवन नहीं चाहिए। इंसान हूं मैं, मेरे पास एक चेतना है, कुछ बेहतर होना है, कुछ ऊंचा होना है मुझे। यही सब नहीं बोल देना है कि लोगों के तर्क आते हैं ना, वो देखिए जितने हिंस्र पशु होते हैं ना मांसाहारी, उनके पास नुकीले दांत होते हैं, हमारे पास भी नुकीले दांत हैं, तो हम बकरा चबाएंगे, भैंसा चबाएंगे। अब फूहड़ जाहिल, क्या तर्क दे रहे हो? शेर नंगा भी घूमता है, नंगे का ही नहीं घूमते, कच्छा काय को डाला? जिस तर्क से बोलते हो कि हम वो सारे काम करेंगे जो प्रकृति में होते हैं, उस तर्क से सबसे पहले तुम्हारा कच्छा नीचे उतरना चाहिए। जिस शेर को बताते हो कि शेर के नुकीले दांत है तो मांस खाता है, हमारे भी नुकीले दांत है, शेर को कभी चड्डी पहने देखा? तो ऐसे जितने घूम रहे सबसे पहले तो इनका चड्डा फाड़ दो। जब तुम प्रकृतिवादी हो तो जाके पेड़ पे रहो ना। यहाँ शहर में क्या करने आए हो? शेर शहर में रहता है क्या? शहर में रहता भी है तो जू में रहता है, पिंजड़े में। ये जितने हैं जो बोलते हैं कि प्रकृति में तो मांसाहार होता है, इनको सबसे पहले कहां डालो? जू में डालो, पिंजड़े में डालो। क्योंकि शेर तो शहर में जब भी आएगा तो उसको पिंजड़े में ही रखा जाएगा। तुम्हें घर किसने दे दिया? और शेर को स्कूल भेजा जाता है और मिसेस शेर टॉयलेट तलाशती है जब सड़क किनारे उसको पेशाब आता है तो। और तुम्हें तो बहुत बुरा लग जाएगा अगर तुम्हारी श्रीमती जी सड़क पर बैठ करके मूत्र त्याग कर दें तो। क्यों भाई? प्रकृति में तो यही सब चलता है, जहां मिले वहीं पे बरसा दो। तब तुम काय को कहते हो कि हम तो सभ्य लोग हैं, हमें टॉयलेट्स चाहिए? तब काय को स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है? तुम्हें तो प्रकृति में जीना है ना, प्रकृतिवादी हो। आते हैं बहुत कि हमारे पुरखे थे ना, वो सब पुरखे मांस खाते थे तो हम भी खाएंगे। तुम्हारे पुरखे तो नंगे भी रहते थे, उनके पास भाषा भी नहीं थी और एक दूसरे को मार के खाते थे, और एक आदमी की 5 पत्नियां होती थी और एक पत्नी 10 के साथ सोती थी। पहले तो ये सब भी चलता था, प्रकृति में तो ये खूब चलता है। तुमने क्यों फिर अपने लिए एक ऊंची चेतना की व्यवस्था बनाई है? प्रकृति की ही बात करो ना। प्रकृति में कोई चेतना नहीं, कोई समझदारी नहीं। तुम्हें समझ में जीना है भाई, तुम इंसान हो। शेर वगैरह का उदाहरण देना बंद करो, बेवकूफी लगती है। वो मोबाइल फोन पे टाइप करते हैं कि हम वही सब कुछ करेंगे जो प्रकृति में होता है। मोबाइल फोन पर टाइप कर रहे हैं कि हम तो वही सब कुछ करेंगे जो प्रकृति में होता है। शेर भी ट्वीट करता है। तभी तो ट्वीट भी तुम्हें ठीक से करनी आई नहीं ना। वैसे ही शेर वैसे ही ट्वीट करते हो जैसे जंगल में होगी। देखो बेटा, कोरोना हो जाए या कुछ हो जाए,
हमको तो जो बोलना हो तो बोलेंगे ना। इस उम्मीद में मत रहना कि अब ऐसे ही लुचुर पुचुर हो गए होंगे, खांस ही रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं कुछ हो रहा। इधर उधर की बात करोगे फालतू तो ऐसा ही सुनने को मिलेगा। प्रकृति का निर्माण किसने किया और क्यों? प्रकृति के भीतर हैं सारे निर्माण। प्रकृति का निर्माण किसी ने नहीं किया है, प्रकृति बस प्रतीत होती है। चलो ऐसे देखो, भारत ने, हमारे जानने वालों ने इसको ऐसे कहा कि निर्माण का संबंध परिणाम से होता है। मैं कहूँ कि मैं इन दोनों को लूँ और फिर इन दोनों को जोड़ के मोड़ के कुछ बना दूँ तो वो एक नया निर्माण कहलाएगा ना। वो निर्माण परिणाम होगा मेरे किसी कर्म का। तो जो एक सच्चाई है उसको बोलते हैं ब्रह्म। और ये जो जगत है, जगत माने प्रकृति समझ लो, प्रकृति ब्रह्म का परिणाम नहीं है। परिणामवाद को हमारे ऋषियों ने खारिज किया है, उन्होंने विवर्तवाद कहा है। उन्होंने कहा ये प्रतीत होता है, ये परिणाम नहीं है, कुछ हुआ नहीं है वास्तव में। परिणाम का मतलब कुछ वास्तव में हो गया, कोई निर्माण कर, कोई चीज कर दी तो तुम कहेंगे देखो ये परिणाम निकला ना। वो परिणामवाद को उपनिषद खारिज करते हैं। वो कहते हैं ये लगता है कि सब कुछ है, वास्तव में है नहीं, बस ये धोखा है, तुम्हें जैसा लग रहा है। कोई चीज दुनिया में वैसी ऐसी तुम्हें लगती है, थोड़ा सा पास जाओ उसकी तहकीकात करो, है ही नहीं। तो तुम कुछ प्रकृति का निर्माण किसने किया, इसमें तुम्हारी एक मान्यता, एक असम्पशन है कि जो तुम्हें जैसा दिख रहा है ऐसा है। तुम कह रहे हो ये ऐसा तो है ही, फिर पूछ रहे हो अच्छा इसे ऐसा बनाया किसने। अरे बनाया किसने बात बाद में करेंगे, पहले ये तो देखो क्या ये ऐसा है भी। जितना तुम खोजने निकलो क्या ये इतना ऐसा है भी, उतना तुम्हें पता चलेगा ये ऐसा है ही नहीं। जब ऐसा है ही नहीं तो बनाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। कोई चीज हो तब ना पूछें कि उसको बनाया किसने। जो चीज एकदम मायावी हो कि उसके जितना निकट जाओ उतना रंग बदलती हो, कुछ का कुछ हो जाती हो, तो क्या पूछे किसने बनाया। हमें तो यही नहीं पता चल रहा कि ये चीज है भी कि नहीं है। अब जैसे कोई तुम्हें धोखा दे रहा हो कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, और तुम सवाल ये पूछो इसके मन में प्यार का निर्माण किसने किया, तो मैं कहूंगा है भी। हो तो बताए ना किसने निर्माण किया। जो चीज है ही नहीं उसका निर्माण कौन करेगा। वो लग रहा है, वो विवर्तवाद है, माने प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है नहीं। ये प्रकृति भी ऐसी ही है, प्रतीत तो खूब होती है नहीं। जो चीज सिर्फ प्रतीत होती है उसके निर्माण की क्या बात करें। जो सिर्फ प्रतीत होता है उसमें तो यही देख सकते हो कि बेटा तुम लगते हो, तुम हो नहीं। जो कुछ भी जैसा लगता है ही नहीं, तो तुम कहोगे अच्छा जैसा लगता है वैसा नहीं, तो कुछ और होगा, किसी और तरीके का। अच्छा ठीक है, पहले अ लगता था, तुमने खोजा तो अब ब जैसा लग रहा है वो ब जैसा भी नहीं। तुम और उसके निकट जाओगे तो पता चलेगा ये स है। तुम कहोगे देखो अब पता चल गई थी सच्चाई, ये क्या है स, और स भी नहीं है। और पास जाओगे वो कुछ और निकलेगा। तो तुम्हें क्या बताएं कि किसने बनाया। अरे कुछ हो तब ना किसी ने बनाया। जो सामने है वो तो बस ऐसा ही है कुछ, जो कभी ऐसा है कभी वैसा है, कभी पलटता रहता है, पता नहीं हो कुछ है भी कि नहीं है। हो सकता है उसकी बात करने से पहले अपनी बात करें कि हम कैसे हैं, जिसको बार बार धोखा हो जाता है ये कुछ है। यही अंतर है भारतीय दर्शन में और पाश्चात्य दर्शन में। तुम किसी भी दार्शनिक विचारक को उठा लो पश्चिम से, वो सब बातें कर रहे होते हैं अच्छा ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, दुनिया ऐसी क्यों है, व्यवस्थाएं ऐसी क्यों हैं, जनतंत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, व्यक्ति और व्यक्ति का रिश्ता क्या है, एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण क्यों करता है। ये सब बातें पाश्चात्य दर्शन में आती हैं। भारत ऐसी बातों पे हंसता है। भारत हंसा है ऐसी बातों पे, भारत ने कही तो ये सब जो बाहर लग रहा है कि चल रहा है वो किसको लग रहा है, तुम्हें लग रहा है। पहले अपना दिमाग तो ठिकाने लाओ। बाहर क्या समस्या है या बाहर क्या चल रहा है उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे बड़ी समस्या तुम्हारा खोपड़ा है।
मेरी आंख खराब हो और मुझे दिखाई दे रहा हो कि 18 उंगलियां हैं, और मैं बात करूं कि इन 18 उंगलियों में क्या समस्या है, तो ये बात कितनी उचित है? तो मुझे क्या ठीक करना होगा? पहले अपनी आंखें ठीक करनी होगी ना। भारत ने कहा आंखें ठीक करो, और जिनकी आंखें ठीक हो गई वो फिर दुनिया को न जाने कैसे देखते हैं, कहते हैं भी नहीं भी है, बहुत हंसते हैं और बड़ा मजा करते हैं। यही अध्यात्म का आनंद है। जिनकी आंखें ठीक नहीं हुई हैं दुनिया में दुखी दुख पाते हैं। उन्हें लगता है वो बहुत सुखी हैं, भीतर से कलप रहे होते हैं, पर चूंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वो सुखी हैं, इसीलिए उनका झूठा सुख देख के न जाने कितने दूसरे होते हैं जो फंस जाते हो, कहते हैं देखो ये सुखी हैं, हम भी वही सब कुछ करेंगे जो इन्होंने किया, हम भी सुखी हो जाएंगे। अरे भाई, वो अ है जो अभी पास जाके देखोगे तो ब हो जाएगा, और ब पे भी निश्चित मत हो जाना, वो ब भी स हो जाएगा। समझ आ रही है बात? सर फिर तो वायरस भी सच में नहीं है, तो क्यों चिंता करें? बिल्कुल मत चिंता करो, क्योंकि जैसे वायरस मिथ्या है वैसे ही वो वायरस जिस तुम्हारे शरीर को लगेगा वो भी मिथ्या है। वायरस को तब मिथ्या बोलना उज्जवल जब अपने शरीर को मिथ्या बोलना शुरू करते हो, क्योंकि वायरस और शरीर तो एक है, उनका रिश्ता है, एक ही तल पर है वो। ऐसे नहीं चलेगा कि अपने शरीर को तो असली बोल रहे हो और यहां स्मार्ट बनने के लिए आचार्य जी को बोल दिया सर फिर तो वायरस भी मिथ्या है। वायरस उतना ही मिथ्या है जितना तुम्हारे लिए ये शरीर मिथ्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर मिथ्या, मैं कह रहा हूं तुम्हारे लिए जितना शरीर मिथ्या है। जिस दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा शरीर मिथ्या हो गया उस दिन तुम्हारे लिए वायरस भी मिथ्या हो जाएगा, और जिस दिन तक तुम्हारे लिए तुम्हारा शरीर मिथ्या नहीं हुआ है उस दिन तक इस तरह की फालतू बातें करो मत। समझ में आ रही बात? ये वैसी ही बात होगी कि ये कपड़ा तो मिथ्या है पर ये कपड़ा जिस शरीर के ऊपर है वो शरीर मिथ्या नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा कि जा करके किसी दुकान से कपड़ा उठा लाए बिना उसको पैसा दिए, और वो पूछ रहा है कि कपड़े के पैसे काहे नहीं दिए, तो बोल रहे हो क्योंकि कपड़ा तो मिथ्या है। तो वो एक चाटा मारेगा और बोलेगा कपड़ा मिथ्या है, तो जिस शरीर पे कपड़ा डालते हो वो भी मिथ्या होगा ना। या ऐसा हो जाएगा कि तुम तो मिथ्या नहीं हो लेकिन जिस कुर्सी पर बैठे हो वो मिथ्या है। तुम तो मिथ्या नहीं हो, तुम माने तुम्हारा शरीर, लेकिन जो कपड़ा डाल के बैठे हो मिथ्या है। जब मिथ्या होंगे तो दोनों बराबर होंगे, एक साथ होंगे। तो वायरस को मिथ्या उसी दिन बोलिएगा जनाब जिस दिन आप अपने शरीर को और अपने फेफड़ों को ही मिथ्या बोलना शुरू कर दें। वायरस को मिथ्या उसी दिन बोलिएगा जिस दिन ऑक्सीजन का स्तर 65 और 70 हो रहा हो और आप मुस्कुरा कर, आपकी चेतना ऐसी हो गई हो कि आप मुस्कुरा कर कह पाए सब मिथ्या है। जिस दिन ऐसे हो जाना उस दिन कह देना कि ये कोविड जो वायरस है, ये कोरोना मिथ्या है। अगर ऐसे हो अभी कि जब ऑक्सीजन 65 और 70 होगी तब करोगे तो मत बोलो वायरस को मिथ्या। अध्यात्म को उन जगहों पर मत घुसेड़ो जिन पर घुसेड़ने की अभी तुम्हारी क्षमता नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वायरस मिथ्या नहीं है, मैंने कहा वायरस मिथ्या जरूर है पर सिर्फ उनके लिए जिनके लिए उनका शरीर भी मिथ्या हो गया। ये शर्त है, जब ये शर्त पूरी कर लेना तब कहना कि वायरस मिथ्या है। समझे?